मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों से गायब था। कई हफ्तों से कोई नई वीडियो नहीं आई। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा भी, चतुर माइंड्स कहाँ चला गया? सच बताऊं तो मैं गायब नहीं था। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा विषय ढूंढ रहा था जो तुम्हारी इस वक्त की असली जरूरत है। कुछ ऐसा जो सिर्फ जानकारी ना हो बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को समझने की चाबी बन जाए। तो अगर तुमने ये वीडियो खोल ही ली है तो फिर सुनो, अपनी पूरी ताकत लगाकर समझना, क्योंकि आज हम वहां जा रहे हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए। तुमने अब तक इस चैनल पर बहुत कुछ देखा। तुमने देखा एक स्त्री की चुप्पी कैसे किसी चीख से ज्यादा असर करती है। तुमने देखा वह माफी क्यों नहीं मांगती। तुमने देखा वह इंतजार कैसे करती है और वह दूरी कैसे बनाती है जो धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देती है। हर वीडियो में हमने एक एक व्यवहार को खोला, एक एक पैटर्न को समझा, लेकिन एक सवाल हमेशा अधूरा रहा। एक सवाल जो हर वीडियो के पीछे छुपा रहा मगर हमने कभी उसका सामना नहीं किया। वह सवाल ये है, ये सारे व्यवहार आते कहां से हैं? क्यों एक इंसान चुप हो जाता है और दूसरा हर 5 मिनट में फोन चेक करता है? क्यों एक इंसान बिना किसी वजह के दूर भागता है और दूसरा हद से ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है? क्या यह सिर्फ स्वभाव है? क्या यह सिर्फ किसी बुरे अनुभव का नतीजा है? या इसके पीछे कुछ और गहरा, कुछ और पुराना, कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा पीछे हमारे बचपन में दफन है? चतुर माइंड्स, आज हम इसी जड़ तक जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की जिसे दुनिया भर के थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिक आज भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। इसका नाम है अटैचमेंट थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि तुम्हारे प्यार करने का तरीका, तुम्हारे डरने का तरीका, तुम्हारे भागने या चिपकने का तरीका, ये सब कोई हादसा नहीं है। ये उसी दिन से लिखा जाना शुरू हो गया था जिस दिन तुम पैदा हुए थे। ये वीडियो कोई मामूली जानकारी नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें अगर तुमने खुद को ठीक से देख लिया तो तुम्हें अपने हर रिश्ते की, हर टूटन की, हर उलझन की वजह समझ आ जाएगी। और ये सिर्फ आज की बात नहीं। आज जो नींव हम रखेंगे उसी नींव पर आने वाले हफ्तों में हम एक पूरी श्रृंखला बनाएंगे। हर अटैचमेंट स्टाइल को अलग अलग गहराई से समझेंगे, लेकिन उस यात्रा को समझने के लिए पहले ये नींव समझनी जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। भाग 2 में हम चलेंगे उस आदमी के पास जिसने सबसे पहले यह सवाल पूछा। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसने युद्ध के बाद टूटे हुए बच्चों को देखकर एक ऐसा सिद्धांत गढ़ा जिसने पूरी दुनिया की समझ बदल दी। भाग 2, बोल्बी की खोज। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनाथालय बच्चों से भरे पड़े थे। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता युद्ध में मारे गए थे। इन बच्चों को खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे, सर छुपाने के लिए छत मिलती थी, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे, कमजोर होने लगे और कुछ तो बिना किसी शारीरिक बीमारी के मरने भी लगे। डॉक्टर हैरान थे। शरीर को जो चाहिए था वह सब मिल रहा था, फिर आखिर कमी कहाँ थी? यहीं आता है जॉन बोल्बी का नाम, एक ब्रिटिश मनोचिकित्सक जिसने इन बच्चों को बहुत करीब से देखा। उसने पाया कि जिन बच्चों को किसी एक स्थिर, भरोसेमंद इंसान का साथ नहीं मिला, चाहे वह माँ हो या कोई और देखभाल करने वाला, वे बच्चे भीतर से टूटते चले गए। बोल्बी ने समझा कि इंसान को सिर्फ भोजन और सुरक्षा नहीं चाहिए, इंसान को एक भावनात्मक एंकर चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसके पास वह हमेशा लौट सके, जिसे वह अपनी सुरक्षित जगह मान सके। बोल्बी ने इसे नाम दिया अटैचमेंट। उसने कहा कि यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि इंसान के भीतर का एक जैविक सिस्टम है। ठीक वैसे ही जैसे भूख लगने पर शरीर संकेत देता है कि खाना चाहिए, वैसे ही जब कोई बच्चा असुरक्षित महसूस करता है तो उसके भीतर एक अलार्म बजता है जो उसे किसी अपने की तरफ खींचता है। यह अलार्म सर्वाइवल के लिए बना है। हजारों साल पहले जो बच्चा अपनी माँ से जुड़ा रहता था वही जिंदा बचता था। जो अकेला भटक जाता था वह जंगली जानवरों का शिकार बन जाता था। लेकिन बोल्बी की खोज यहीं नहीं रुकी। उसने पाया कि यह शुरुआती जुड़ाव सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता। यह एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, एक ऐसा नक्शा जो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है और आगे चलकर उसके हर रिश्ते को, हर प्यार को, हर डर को दिशा देता है। अगर बचपन में देखभाल करने वाला भरोसेमंद, मौजूद और संवेदनशील था तो बच्चा सीखता है दुनिया सुरक्षित है, लोग भरोसे लायक हैं। लेकिन अगर देखभाल करने वाला अनिश्चित था, कभी पास कभी दूर, कभी प्यार कभी गुस्सा, तो बच्चा एक बिल्कुल अलग सबक सीखता है। यह सबक इतना गहरा बैठता है कि बड़े होने के बाद भी हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम सोचते हैं
हम अपनी मर्जी से रिश्ते चुन रहे हैं, अपनी मर्जी से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में एक बहुत पुराना प्रोग्राम हमारे भीतर चल रहा होता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमने खुद कभी नहीं लिखा। अब सवाल यह उठता है, यह पता कैसे चले कि किस बच्चे के भीतर कौन सा प्रोग्राम बैठा है? इसका जवाब देने के लिए आगे आई एक औरत जिसने एक बेहद सरल मगर बेहद गहरा प्रयोग किया। भाग 3 में हम उसी प्रयोग की बात करेंगे जिसने अटैचमेंट थ्योरी को विज्ञान में बदल दिया। भाग 3, अजनबी हालात का प्रयोग। मैरी एंसवर्थ, जॉन बोल्बी की ही एक साथी मनोवैज्ञानिक, ने एक ऐसा प्रयोग डिजाइन किया जिसे आज भी मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में गिना जाता है। इसका नाम था स्ट्रेंज सिचुएशन, यानी अजनबी हालात का प्रयोग। तरीका बहुत सीधा था। एक माँ को उसके छोटे बच्चे के साथ एक कमरे में बिठाया जाता। कुछ देर बाद माँ बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली जाती। कुछ मिनटों बाद वह वापस आती। एंसवर्थ का पूरा ध्यान इस बात पर था कि बच्चा माँ के जाने पर कैसा व्यवहार करता है, और सबसे जरूरी, माँ के वापस आने पर कैसा व्यवहार करता है। यहीं से सबसे दिलचस्प पैटर्न सामने आए। कुछ बच्चे माँ के जाने पर परेशान होते, लेकिन जैसे ही माँ वापस आती वे उसकी तरफ भागते, उससे लिपट जाते और कुछ ही देर में शांत होकर वापस खेलने लगते। ये बच्चे आसानी से सांत्वना पा लेते थे। लेकिन कुछ बच्चे अलग थे। कुछ बच्चे माँ के जाने पर बेतहाशा रोते, लेकिन जब माँ वापस आती तो वे उससे गुस्सा दिखाते, उसे धक्का देते, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये बच्चे किसी भी तरह शांत नहीं होते थे, जैसे उनके अंदर एक गहरा गुस्सा और एक गहरी जरूरत एक साथ लड़ रही हो। और फिर एक तीसरा समूह था जो सबसे हैरान करने वाला था। ये बच्चे माँ के जाने पर लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे और वापस आने पर भी उसे नजरअंदाज कर देते थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। एंसवर्थ ने समझा कि यह तीनों तरह के व्यवहार 3 अलग अलग आंतरिक अनुभवों से आ रहे थे। पहला समूह उन बच्चों का था जिन्हें भरोसा था कि माँ लौटेगी, इसलिए वे सुरक्षित महसूस करते थे, जिसे नाम मिला सिक्योर अटैचमेंट। दूसरा समूह उन बच्चों का था जिन्हें कभी यकीन नहीं था कि माँ कब उपलब्ध होगी, इसलिए वे हमेशा चिंतित और चिपके रहते थे, इसे नाम मिला एंग्जियस अटैचमेंट। तीसरा समूह उन बच्चों का था जिन्होंने सीख लिया था कि जरूरत जाहिर करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को ही बंद कर दिया, इसे नाम मिला अवॉइडेंट अटैचमेंट। बाद में शोधकर्ताओं ने एक चौथा समूह भी खोजा जो सबसे उलझा हुआ था, जिसमें डर और चाहत दोनों एक साथ मौजूद थे, इसे नाम मिला डिसऑर्गेनाइज्ड या फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट। यह 4 पैटर्न आज भी पूरी दुनिया में मान्य हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पैटर्न सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहते। ये वही पैटर्न हैं जो बड़े होकर हमारे रोमांटिक रिश्तों में, हमारी दोस्तियों में, यहाँ तक कि हमारे दफ्तर के व्यवहार में भी दिखते हैं। भाग 4 में हम इन चारों में से पहले पर गहराई से बात करेंगे, उस स्टाइल पर जिसे हर कोई चाहता है लेकिन बहुत कम लोग असल में जीते हैं। भाग 4, सिक्योर अटैचमेंट, वह नियम जो हर कोई ढूंढता है। सिक्योर अटैचमेंट को समझने के लिए तुम्हें एक ऐसे इंसान की कल्पना करनी होगी जो रिश्ते में होते हुए भी घुटन महसूस नहीं करता और अकेला होते हुए भी डर महसूस नहीं करता। ये वह इंसान है जो अपने पार्टनर से प्यार से बात कर सकता है, असहमति भी जता सकता है और बिना किसी नाटक के रिश्ता आगे बढ़ा सकता है। न वह हद से ज्यादा चिपकता है, न हद से ज्यादा दूर भागता है, वह बस मौजूद रहता है संतुलन के साथ। यह स्टाइल उन बच्चों में विकसित होता है जिनके माता पिता या देखभाल करने वाले लगातार भरोसेमंद रहे। जब बच्चा रोया तो किसी ने उसे उठाया, जब बच्चा डरा तो किसी ने उसे सांत्वना दी, जब बच्चे ने कुछ नया सीखने की कोशिश की तो किसी ने उसे प्रोत्साहित किया। यह लगातार मिलने वाला भरोसा बच्चे के भीतर एक गहरी मान्यता बैठा देता है, मुझे जब भी जरूरत होगी कोई मेरे लिए मौजूद होगा, और इसी मान्यता से जन्म लेता है असली आत्मविश्वास। सिक्योर अटैचमेंट वाला इंसान रिश्तों में बहुत कुछ अलग तरीके से करता है। वह अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करता है, बिना यह डर रखे कि सामने वाला उसे कमजोर समझेगा। वह असहमति को झगड़े की तरह नहीं बल्कि बातचीत की तरह लेता है। सबसे बड़ी बात, वह अपने पार्टनर की गलतियों को माफ करने में सक्षम होता है बिना खुद को खोए। वह न ओवर पॉजिटिव होता है, न ठंडा और उदासीन। उसकी मौजूदगी में सामने वाला भी सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, सिक्योर अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि वह इंसान कभी हर्ट नहीं होता, कभी शक नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं होता,
फर्क यह है कि वह इन भावनाओं में डूबकर टूटता नहीं, वह अपनी भावनाओं को महसूस करता है, समझता है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। यह वही गहरी शांति है जो पिछले वीडियो में हमने राजाओं और शासकों में देखी थी। लेकिन अंतर यह है, यह शांति किसी रणनीति से नहीं आती, यह शांति भीतर की सुरक्षा से आती है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 50 से 60% लोग ही सिक्योर अटैचमेंट के साथ बड़े होते हैं। बाकी 40 से 50% लोग किसी ना किसी असुरक्षित पैटर्न के साथ जीते हैं। यानी अगर तुम्हें अपने या अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में कोई उलझन, कोई डर, कोई अजीब पैटर्न नजर आता है तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। यह एक बहुत बड़ी और आम सच्चाई है जिसे बस कोई खुलकर बताता नहीं। भाग 5 में हम उस पहले असुरक्षित पैटर्न में उतरेंगे जो अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देता है और जिसे हम अक्सर प्यार समझने की गलती कर बैठते हैं। भाग 5, एंग्जियस अटैचमेंट, वह डर जो प्यार का रूप ओढ़ लेता है। एंग्जियस अटैचमेंट को समझने के लिए एक बहुत आम दृश्य याद करो। कोई मैसेज भेजता है और फिर हर 2 मिनट में फोन चेक करता है। जवाब में थोड़ी सी देर हो जाए तो दिमाग में 100 बुरे ख्याल आने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वह नाराज है? क्या वह मुझसे दूर जा रहा है? यह सिर्फ बेचैनी नहीं है, यह एक गहरे बचपन के अनुभव की गूंज है जो आज भी उतनी ही जोर से बज रही है। यह पैटर्न उन बच्चों में विकसित होता है जिनकी देखभाल अनिश्चित रही। ऐसा नहीं कि माता पिता ने प्यार नहीं किया, बल्कि यह कि उनका प्यार भरोसेमंद ढंग से उपलब्ध नहीं था। कभी वे पूरी तरह मौजूद होते, कभी अपने काम या अपनी परेशानियों में इतने डूबे होते कि बच्चे की जरूरत को नजरअंदाज कर देते। बच्चे को कभी यकीन नहीं होता था कि अगली बार जब वह रोएगा तो कोई आएगा भी या नहीं। इस अनिश्चितता ने बच्चे के भीतर एक स्थायी अलार्म सिस्टम बना दिया। हमेशा चौकन्ना, हमेशा डरा हुआ कि कहीं फिर से अनदेखा ना कर दिया जाए। बड़े होकर यही अलार्म हर रिश्ते में सक्रिय हो जाता है। एंग्जियस अटैचमेंट वाला इंसान अपने पार्टनर के हर मूड, हर टोन, हर देरी को बहुत बारीकी से पढ़ता है, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा खतरे की तलाश में रहता है। वह बार बार आश्वासन मांगता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या सब ठीक है? क्या तुम नाराज हो? यह सवाल किसी शक से नहीं, एक गहरे डर से आते हैं। डर यह कि कहीं फिर से वही बचपन का अनुभव ना दोहरा जाए, यानी छोड़ दिया जाना। यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझनी है, एंग्जियस अटैचमेंट वाला इंसान कमजोर या ऊंचा नहीं होता। असल में यही वे लोग होते हैं जो रिश्ते में सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं, सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। लेकिन उनकी यही गहरी परवाह उन्हें असुरक्षित भी बना देती है, क्योंकि उनका आत्मसम्मान अक्सर सामने वाले की प्रतिक्रिया पर निर्भर होने लगता है। जब सामने वाला करीब आता है वे शांत हो जाते हैं, जब सामने वाला थोड़ा भी दूर होता है उनकी दुनिया हिलने लगती है। यही वजह है कि एंग्जियस अटैचमेंट वाले लोग अक्सर उन्हीं लोगों की तरफ खिंचते हैं जो दूर भागते हैं, यानी अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोगों की तरफ। यह मेल एक ऐसा चक्र बनाता है जो दोनों को थका देता है, फिर भी दोनों उसे छोड़ नहीं पाते। यही वह पैटर्न है जो शायद इस पूरी श्रृंखला की सबसे विस्फोटक अगली वीडियो का विषय बनेगा। लेकिन उससे पहले भाग 6 में हम उस दूसरे पैटर्न को समझेंगे, वह जो हमेशा दूर भागता है और जो शायद तुम्हें अब तक की हमारी हर पुरानी वीडियो में छुपा हुआ नजर आएगा। भाग 6, अवॉइडेंट अटैचमेंट, वह चुप्पी जिसे हमने पहले भी देखा था। अब चतुर माइंड्स। यहां रुककर एक बात याद करो, हमारी पिछली वीडियो में हमने एक स्त्री को देखा जो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से रिश्ते से बाहर निकल गई, जिसकी बातचीत सिर्फ रोजमर्रा के कामों तक सिमट गई, जो अपनी छोटी छोटी खुशियां साझा करना बंद कर देती है, जो झगड़ों से बचती है, जो हर बात पर हामी भर देती है और भीतर से पूरी तरह उदासीन हो जाती है। उस समय हमने इसे भावनात्मक निकासी कहा था। आज मैं तुम्हें बताता हूं इसका असली वैज्ञानिक नाम क्या है। इसे कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट। ये पैटर्न उन बच्चों में विकसित होता है जिन्होंने बहुत जल्दी ये सीख लिया कि अपनी जरूरतें जाहिर करने का कोई फायदा नहीं। शायद उनके माता पिता भावनाओं को अनदेखा करते थे, शायद रोने पर डांट पड़ती थी, शायद स्वतंत्र और मजबूत दिखने को ही असली प्यार समझा जाता था। ऐसे माहौल में बच्चा एक रणनीति अपना लेता है, अगर मुझे किसी की जरूरत ही नहीं होगी तो मुझे कभी निराश भी नहीं होना पड़ेगा। यह रणनीति उसे बचपन में बचा लेती है, लेकिन बड़े होकर यही उसकी सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाला इंसान बाहर से बहुत मजबूत, बहुत स्वतंत्र और बहुत शांत दिखता है। वह भीड़ में सबसे कम जरूरतमंद नजर आता है, लेकिन असल में यह ताकत नहीं, एक बचाव है।
जैसे ही कोई रिश्ता बहुत करीब आने लगता है, जैसे ही भावनात्मक गहराई बढ़ने लगती है, उसके भीतर एक अनजाना अलार्म बज उठता है, बहुत पास मत जाओ, ये खतरनाक है, और वह पीछे हट जाता है। मैसेज का जवाब देर से देता है, बातचीत को सतही रखता है, गहरी भावनात्मक बातचीत से बचता है। यही वह भूल है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में उस स्त्री के व्यवहार में देखी थी। उसका चुप हो जाना, उसका हर बात मान लेना, उसका अपनी भावनाएं छुपाना, यह सब सजा नहीं था। यह एक गहरे अवॉइडेंट पैटर्न का नतीजा था। वह इंसान भी उतना ही डरा हुआ है जितना एंग्जियस अटैचमेंट वाला इंसान, बस उसका डर अलग रूप में निकलता है। एंग्जियस वाला करीब आकर सुरक्षा ढूंढता है, अवॉइडेंट वाला दूर जाकर सुरक्षा ढूंढता है। दोनों की जड़ एक ही है, दोनों की भाषा अलग है। अब तुम समझ सकते हो कि हमारी पिछली सारी वीडियो असल में इसी एक बड़े सिद्धांत का हिस्सा थी, बस हमने उन्हें अलग अलग कहानियों में देखा। आज हमने उन सब की असली जड़ खोल दी। भाग 7 में हम बात करेंगे उस तीसरे और सबसे उलझे हुए पैटर्न की, जिसमें डर और चाहत दोनों एक साथ लड़ते हैं और जिसे समझना सबसे मुश्किल है। भाग 7, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, वह जो चाहता भी है और डरता भी है। अब बात करते हैं उस चौथे और सबसे पेचीदा पैटर्न की, जिसे डिसऑर्गेनाइज्ड या फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट कहा जाता है। अगर एंग्जियस अटैचमेंट वाला इंसान करीब आना चाहता है और अवॉइडेंट वाला दूर भागना चाहता है, तो डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट वाला इंसान एक ही समय पर दोनों चाहता है। वह करीब भी आना चाहता है और डरता भी है करीब आने से। यह अंदरूनी जंग उससे सबसे ज्यादा उलझा हुआ और सबसे ज्यादा अप्रत्याशित बना देती है। यह पैटर्न आमतौर पर उन बच्चों में विकसित होता है जिनका बचपन डर से भरा रहा, जहां देखभाल करने वाला ही कभी कभी सुरक्षा का स्रोत था और कभी कभी डर का कारण भी। सोचो एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके माता पिता कभी बेहद प्यार करते थे और कभी अचानक गुस्से में चिल्लाने लगते थे। ऐसे माहौल में बच्चे के भीतर एक गहरा विरोधाभास बैठ जाता है, जिससे मुझे प्यार चाहिए वही मुझे डरा भी सकता है। ये विरोधाभास बड़े होकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट वाला इंसान रिश्तों में सबसे ज्यादा अप्रत्याशित होता है। एक दिन वह बहुत करीब आना चाहता है, गहरी बातें करता है, प्यार जताता है। अगले ही दिन वह अचानक दूर हट जाता है, ठंडा पड़ जाता है, बिना किसी वजह के। सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। ये उतार चढ़ाव किसी चालाकी से नहीं आता, यह उस गहरे अंदरूनी द्वंद्व से आता है जो उसके भीतर बचपन से चला आ रहा है। यह पैटर्न रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द भी देता है और सबसे ज्यादा दर्द झेलता भी है, क्योंकि यह इंसान खुद अपने ही जज्बातों को समझ नहीं पाता। वह प्यार पाकर भी शक करता है, दूरी पाकर भी तड़पता है। ना करीबी उसे सुकून देती है, ना दूरी उसे राहत देती है। यही वजह है कि जो लोग इस पैटर्न के साथ बड़े होते हैं, उन्हें अक्सर सबसे ज्यादा भीतरी काम, सबसे ज्यादा आत्मसमझ की जरूरत होती है, ताकि वे अपने ही डर और अपनी ही चाहत के बीच का फर्क पहचान सकें। अब हमारे पास चारों पैटर्न सामने हैं: सिक्योर, एंग्जियस, अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड। ये चारों मिलकर इंसानी रिश्तों का पूरा नक्शा बनाते हैं। लेकिन असली दिलचस्प बात अब शुरू होती है, जब यह पैटर्न आपस में टकराते हैं। जब एक एंग्जियस इंसान किसी अवॉइडेंट इंसान से मिलता है, या जब पावर और कंट्रोल की दुनिया में यह पैटर्न किसी की रणनीति बन जाते हैं। भाग 8 में हम इसी पावर एंगल की बात करेंगे। भाग 8, अटैचमेंट और ताकत का खेल। अब तक हमने अटैचमेंट को सिर्फ भावनाओं की भाषा में देखा, लेकिन चतुर माइंड्स, अब वक्त है इसे ताकत की भाषा में देखने का। किसी भी रिश्ते में जो इंसान कम जरूरतमंद दिखता है, वह अक्सर ज्यादा ताकत रखता है। ये वही नियम है जो हमने पहले पावर डायनामिक्स की वीडियो में सीखा था। और दिलचस्प बात यह है, अटैचमेंट स्टाइल सीधे इस समीकरण को तय करता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाला इंसान स्वाभाविक रूप से कम जरूरतमंद दिखता है, क्योंकि वह वाकई अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है। इसीलिए अनजाने में ही सही, वह अक्सर रिश्ते में ऊपरी हाथ रखता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ एंग्जियस अटैचमेंट वाला इंसान अपनी जरूरत को छुपा नहीं पाता, इसलिए वह अक्सर खुद को कमजोर स्थिति में पाता है, भले ही उसकी भावनाएं कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची हों। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां शासकों और रणनीतिकारों ने चाहे जाने या अनजाने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। मुगल दरबार में जहां एक तरफ बादशाह अपनी भावनाओं को कभी पूरी तरह जाहिर नहीं करते थे, वहीं दरबारी अक्सर बादशाह की मंजूरी और नजर पाने के लिए बेताब रहते थे।
यही असंतुलन बादशाह की ताकत को और मजबूत करता था। जो जितना कम दिखाता वह उतना ज्यादा ताकतवर समझा जाता। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई समझनी जरूरी है। अवॉइडेंट होना असली ताकत नहीं है, ये सिर्फ एक बचाव है जो ताकत जैसा दिखता है। असली ताकत सिक्योर अटैचमेंट में होती है, जहां इंसान न जरूरत छुपाता है न जरूरत में डूब जाता है। वह अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है, फिर भी अपना संतुलन बनाए रख सकता है। यही वह जगह है जहां प्यार और ताकत एक साथ मौजूद रह सकते हैं, बिना एक दूसरे को खत्म किए। जो इंसान अपने अटैचमेंट पैटर्न को पहचान लेता है वह इस पूरे खेल से बाहर निकल सकता है। वह न दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है न खुद कंट्रोल होने देता है। वह समझता है कि असली रिश्ता पावर गेम नहीं बल्कि दो सुरक्षित इंसानों का साथ होना चाहिए। भाग 9 में हम एक कहानी के जरिए देखेंगे कि यह पूरा सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करता है। भाग 9, एक कहानी, आरव और मीरा। आरव और मीरा की कहानी सुनो। आरव का बचपन ऐसे घर में बीता जहां भावनाएं दिखाना कमजोरी समझी जाती थी। उसके पिता कभी गले नहीं लगाते थे, बस काम और अनुशासन की बात करते थे। आरव बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बना, लेकिन रिश्तों में हमेशा दूरी बनाए रखता। मीरा का बचपन बिल्कुल अलग था। उसके माता पिता का रिश्ता अनिश्चित था, कभी बहुत प्यार कभी लंबी खामोशी। मीरा बड़ी होकर हर रिश्ते में बेचैन रहने लगी, हमेशा आश्वासन ढूंढती। जब आरव और मीरा मिले, शुरुआत में सब कुछ जादुई लगा। मीरा की गर्मजोशी आरव को अच्छी लगी, आरव की शांति मीरा को सुकून देती लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद वही पुराना पैटर्न उभरने लगा। मीरा को जब भी आरव थोड़ा दूर लगता वह बेचैन हो जाती, ज्यादा मैसेज करती, ज्यादा सवाल पूछती। आरव को यह दबाव जैसा लगता और वह और ज्यादा दूर हो जाता। जितना मीरा करीब आने की कोशिश करती, आरव उतना ही पीछे हटता। यह चक्र दोनों को थका देने लगा। एक दिन मीरा रो पड़ी और बोली, तुम कभी मुझे अपने करीब नहीं आने देते। आरव ने पहली बार गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसने रुककर सोचा। उसे एहसास हुआ कि मीरा की जरूरत गलत नहीं थी, उसका अपना डर था जो उसे दूर धकेल रहा था। दोनों ने साथ में इस पैटर्न को समझने की कोशिश शुरू की, ना एक दूसरे को बदलने के लिए बल्कि खुद को समझने के लिए। धीरे धीरे आरव ने सीखा कि करीबी खतरनाक नहीं होती और मीरा ने सीखा कि हर दूरी का मतलब छोड़ दिया जाना नहीं होता। यह बदलाव रातों रात नहीं आया, इसमें महीनों लगे, धैर्य लगा और सबसे जरूरी खुद को समझने की ईमानदार कोशिश लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अटैचमेंट पैटर्न कोई सजा नहीं, यह सिर्फ एक पुरानी आदत है और कोई भी आदत चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, समझ और मेहनत से बदली जा सकती है। भाग 10 में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे और तुम्हें बताएंगे कि अपने अटैचमेंट स्टाइल को कैसे पहचानो और आने वाली वीडियो में हम किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। भाग 10, निष्कर्ष और अगला कदम। आज हमने एक बहुत गहरी यात्रा तय की। हमने जाना जॉन बोल्बी और मैरी एंसवर्थ की खोज के बारे में, जिन्होंने साबित किया कि हमारा बचपन हमारे हर रिश्ते की नींव रखता है। हमने समझा सिक्योर अटैचमेंट, जो असली आत्मविश्वास से भरा होता है। हमने समझा एंग्जियस अटैचमेंट, जिसमें गहरा प्यार गहरे डर के साथ जुड़ा रहता है। हमने समझा अवॉइडेंट अटैचमेंट, जो हमारी पिछली वीडियो की चुप्पी और दूरी की असली जड़ निकली। और हमने समझा डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, जिसमें चाहत और डर दोनों एक साथ लड़ते हैं। सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये चारों पैटर्न कोई किस्मत नहीं है, कोई स्थायी सजा नहीं है। ये सिर्फ बचपन में सीखे गए रास्ते हैं और जो रास्ता सीखा जा सकता है वह दोबारा भी सीखा जा सकता है। मनोविज्ञान में इसे अर्न्ड सिक्योरिटी कहा जाता है। यानी अगर तुम अपने पैटर्न को पहचान लो, अगर तुम अपने डर की जड़ तक जाओ, तो तुम धीरे धीरे एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा शांत इंसान बन सकते हो, चाहे तुम्हारा बचपन कैसा भी रहा हो। अब सवाल तुमसे है, जब तुम्हारा पार्टनर देर से जवाब देता है, तुम्हारे भीतर क्या उठता है? बेचैनी या ठंडापन? जब कोई तुम्हारे बहुत करीब आने लगता है, तुम्हें सुकून मिलता है या घबराहट? यह सवाल तुम्हें खुद अपने पैटर्न तक ले जाएंगे। और एक बार जब तुम अपना पैटर्न पहचान लोगे, तो तुम्हारी हर पुरानी उलझन, हर पुराना रिश्ता, हर पुराना दर्द नए तरीके से समझ आने लगेगा। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये उस पूरी श्रृंखला की नींव थी जो अब हम आगे बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में हम गहराई से जाएंगे एंग्जियस अटैचमेंट में, उस डर में जो हमेशा छोड़ दिए जाने से डरता है। उसके बाद हम खोलेंगे अवॉइडेंट अटैचमेंट की पूरी परतें, वह जो कभी करीब नहीं आने देता। फिर हम बात करेंगे जब ये दोनों पैटर्न आपस में टकराते हैं, वह सबसे जहरीला और सबसे आम कॉम्बिनेशन। और अंत में हम सीखेंगे सिक्योर अटैचमेंट कैसे बनाया जाए,
चाहे तुम्हारा बचपन जैसा भी रहा हो। अगर आज की ये वीडियो तुम्हें अपने बारे में कुछ नया समझा गई, अगर तुमने खुद को इन पैटर्न में कहीं पहचाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि यह श्रृंखला अभी बस शुरू हुई है। कमेंट में बताओ तुम्हें अपने आप में कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा नजर आया। चतुर माइंड्स, आज खुद को थोड़ा और गहराई से समझो, क्योंकि जो अपने पैटर्न को पहचानता है वही उसे बदलने की ताकत भी रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी सच्चाई के साथ।